आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कानून की जानकारी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को जब भी कोई एलएलबी का स्टूडेंट एडमिशन लेता है एलएलबी के अंदर, तो उसे फर्स्ट ईयर के अंदर ये टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटियों के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ाया जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, साथ में असेंशियल एलिमेंट्स को भी डिफाइन किया गया, जो कि हमारा पहला टॉपिक बनता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। और ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी यहाँ से सीधा उठ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। मैं हूं एडवोकेट दीपक सैनी, मेरा चैनल है कानून की जानकारी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि हमें बताता है, इट डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट कैन नॉट टर्न इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अनलेस इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कहने का मतलब है सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये बात हमें स्पेशली बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एक एग्रीमेंट होगा और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर जो बात आती है वो होता है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट होते हैं, पर लेकिन वो इन्फोर्सेबल लॉ भी होने चाहिए। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है एंड विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या इंक्लूड है, एग्रीमेंट इंक्लूड है, और उस एग्रीमेंट के अंदर जो है आपको इन्फोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए और साथ में वो जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया बट वो कानून की नज़र में इन्फोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई आपसे वादा कर दे, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट आपसे कोई कर ले, तो इट्स नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के अंदर, तो कोर्ट इसे वॉइड मानेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा एग्रीमेंट होता है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। एंड इसमें लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट कैन नॉट टर्न इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अनलेस इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता जो कि लॉ के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिस्कस अच्छे से पता चल गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होता है प्लस उसके अंदर इन्फोर्सेबल बाय लॉ की शक्ति होनी चाहिए, तो ही कोई एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 10 हमारा बताता है कि एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए सॉरी, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या किन किन बातों को क्या क्या इंक्लूड हमें करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि सीधा एग्जामिनर कई बार सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप कर लेता है। तो सेक्शन 10 ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एसेंशियल कंडीशंस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जो पहली एसेंशियल कंडीशंस है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, जो सेक्शन 10 के अंदर बताइए। फर्स्ट है एग्रीमेंट। तो कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहले ऑफर होता है। एग्रीमेंट कब बनता है, अगर किसी पर्सन ने आपको ऑफर किया है तभी कोई चीज़ एग्रीमेंट बनेगी। प्लस एग्रीमेंट तब बनेगा जब वो एक्सेप्टेंस आपसे आप उसे दोगे। कहने का मतलब मैं किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए बोलता हूँ, मैंने उसे ऑफर किया और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया, बट बीच में हमारे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर। तो एग्रीमेंट के अंदर 3 चीज़ों का हमें बेसिकली बहुत ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफर होना चाहिए, उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और थर्ड जो है कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके बेस पर ही कोई चीज़ एग्रीमेंट बनती है। सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। अब ये तो ठीक है, हमने एग्रीमेंट बना लिया, बट उसमें हमारी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप की। ऐसा नहीं हो कि हम यार दोस्त से ये कहे कि आज मैं शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ और तुझे आना पड़ेगा, और मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं आऊँगा, बट
वहाँ पर क्या हुआ, इट्स नॉट ए लीगल रिलेशनशिप, कि वहाँ लीगल रिलेशनशिप नहीं है, आपने अपने फ्रेंड को जनरली बोला। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया मैं फलानी गाड़ी को बेचना चाहता हूँ और आपने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी और मैंने कहा हाँ मैं इतने रेट में 20,000 रुपये के अंदर आपको अपनी वॉच बेचना चाह रहा हूँ या XYZ कुछ भी बेचना चाह रहा हूँ, और सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है, जो हमें सेकंड कंडीशन है उसके अंदर लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होता है। थर्ड आता है लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब होता है कि भाई जो कंसीडरेशन होता है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें कंसीडरेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी कंडीशन होती है, बट ऐसा ना हो कि कंसीडरेशन जो है अनलॉफुल हो। अगर वो अनलॉफुल होएगा तो टोटली एग्रीमेंट हमारे वॉइड माने जाएंगे। अब लॉफुल कंसीडरेशन से मतलब है, कहने का मतलब है मैंने एक पर्सन बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा और आप जो है सी को बंदूक से उड़ा दो। बट यहाँ क्या हुआ, ये जो मेरा जो कंसीडरेशन है, मैंने 50,000 रुपये किस लिए दे, सी को मारने के लिए दे बी को पैसा, पर लेकिन ये जो हमारा लॉफुल कंसीडरेशन नहीं हुआ, ये हमारा अनलॉफुल कंसीडरेशन है, क्योंकि मैंने किसी पर्सन को हार्म पहुंचाने के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, टोटली वॉइड माना जाएगा। फोर्थ आता है कैपेसिटी ऑफ ए पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब है हम किसी माइनर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, आपको ये याद रखना है, किसी भी माइनर के सॉरी किसी भी माइनर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो तो साउंड माइंड। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो एक साउंड माइंड के साथ किया जाएगा। ये ना हो कि आप किसी जो पागल व्यक्ति आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब कैपेसिटी ऑफ पार्टी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस को मैं आपको बताऊंगा कि इस केस के अंदर क्या हुआ था, तो डिटेल से इस केस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब फिफ्थ हमारे पास आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से हमारा मतलब है कि उसके अंदर कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कोर्जन का मतलब है यहाँ पर कि किसी दबाव के अंदर जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट से यहाँ टोटली हमारा मतलब है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी प्रेशर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर धोखेधड़ी से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट से हमारा मतलब हुआ किसी प्रेशर है, किसी दबाव के अंदर हम जबरदस्ती किसी से साइन नहीं करा सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और फ्री कंसेंट के लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फ्री कंसेंट से जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं, नॉट वॉइड होते हैं। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री कंसेंट से किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, नल होते हैं, क्या होते हैं, तो आंसर आपको उस पर देना पड़ेगा वॉइडेबल होते हैं। क्योंकि मानो अगर किसी से हमने डरा धमका के अगर किसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है बट सामने वाला पर्सन कह रहा है कि अब मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक लग रहा है, भाई मैं अब उसके लिए एक्सेप्टेंस देना चाहता हूँ, उस वक्त तो मैंने प्रेशर में दे दी बट अब मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल माना जाएगा। 6 इसके अंदर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया लॉफुल कंसीडरेशन के साथ साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट भी हमारा होना चाहिए, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर हमारा नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कि वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 23 लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन के बारे में बात करता है। और लॉफुल ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी कानून के अंदर बैन हो और हमने कोई भाई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया बट वो किसी कानून के अंदर जो है बैन उसे बोला गया है। 7th हमारा था नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड ए नल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड ए नल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वो शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, अभियुक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉन्ट्रैक्ट को हम ऐसा बोलते हैं, या फिर हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन नहीं दिया, तो ये सब जो है नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड ए नल एग्रीमेंट माने जाते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये टोटल 7 एलिमेंट्स हैं हमारे। और कई बार इसके अंदर हम रिटर्न के अंदर भी या सर्टिफाइड भी बोल सकते हैं कि सिग्नेचर भी होने चाहिए। इस चीज़ को भी हम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, आइए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
केस लो के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, जो 1903 के अंदर ये केस हुआ था। इस केस को डिटेल से मैं आपको क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको मतलब एक बहुत बड़ा केस माना जाता है इस केस को अंदर, क्योंकि इस केस से ये डिसाइड किया था पीवी काउंसिल ने, किसी भी माइनर के साथ किया गया वो एग्रीमेंट जो है वॉइड ऑफ इनिशियो होता है। तो इस केस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट छोटा सा मैं इस केस के बारे में आपको बताऊंगा। इस केस के अंदर सिर्फ ये कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था प्रीवी काउंसिलिंग ने कि माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट जो है हमेशा जो है वॉइड माने जाएंगे, वॉइड अब इनिशियो माने जाएंगे। कहने का मतलब है कि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट शुरू से ही शून्य माना जाएगा। तो माइनर के साथ किए गए कोई भी एग्रीमेंट जो है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माने जाते हैं। सेकेंड केस था मैसर जॉन टिनसोन कंपनी लिमिटेड वर्सेस मिस्टर सुरजीत मल्हन। ठीक है, ये केस 3 फरवरी 1997 को इस केस के अंदर जो बात कही गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो भी हमें याद रखना चाहिए, जो कि कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए बात की गई थी कि ट्रांसफरिंग योर शेयर इन जस्ट ₹1 इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन दैट दिस एग्रीमेंट आर ए वॉइड। तो इस केस के अंदर क्या होता है, एक ब्रोकर को जो है ₹1 के अंदर जो है शेयर को ट्रांसफर किया गया था, मतलब वो ₹1 उसे कंसिडरेशन माना गया था, बट कोर्ट ने कहा कि ये ₹1 इसके अंदर कंसिडरेशन को आप नहीं मान सकते, इसलिए हम इस एग्रीमेंट को टोटली वॉइड बोलते हैं। जी हाँ, इस केस के अंदर ये बात हुई। जो आपको ये दोनों केस जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ये पहला केस जो है फ्री कंसेंट के अंदर आप मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का लिख सकते हैं। सेकंड, अगर जहां लॉफुल कंसिडरेशन की बात है वहां पे आप जॉन टिनसन वाला केस इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, या वैलिड एग्रीमेंट क्या होते हैं, या वॉइड ऑफ इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या आपको ऐसा लगता हो कि इस विषय पर वीडियो बननी चाहिए, तो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।